साहिल केरनी और आप देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स को लेकर। आज हम बात करेंगे क्रिकेट को लेकर, बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। बीसीसीआई ने वार्षिक अनुबंध की सूची जारी कर दी थी। सीजन 2023-24 के लिए जारी की गई इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम नहीं था। दोनों खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया था, इस कारण बोर्ड नाराज था। उसका असर अनुबंध सूची में देखने को मिला। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि अय्यर और ईशान को वार्षिक अनुबंध नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को ग्रेड सी में जगह मिली है। ए+ ग्रेड में कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा हैं। इसके अलावा जो खिलाड़ी इस अवधि के भीतर न्यूनतम 3 टेस्ट या 8 वनडे या 10 T20 खेलने के मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से अनुपातिक आधार पर ग्रेड सी में शामिल किया जाएगा। जैसे कि ध्रुव जुरैल और सरफराज खान ने अब तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के 5वें टेस्ट में भाग लेते हैं तो उन्हें ग्रेड सी में शामिल किया जाएगा। बीसीसीआई ने सिफारिश की है कि सभी एथलीट उस अवधि के दौरान घरेलू क्रिकेट में भाग लेने को प्राथमिकता दें जब वे राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। शुरुआत करेंगे। आज का डिबेट का मुख्य मुद्दा यही रहेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बीसीसीआई के किसके पाले में क्या गया। हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर लूथरा, जीशान वासी और नितिन भारद्वाज। आप तीनों का स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल चंद्रशेखर लूथरा जी से रहेगा कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है सालाना वो उसको बताया है और इसमें जिस तरीके से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया है, तो किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है, अगर कोई डोमेस्टिक नहीं खेल रहा है उसको इंटरनेशनल में नहीं खिलाना चाहिए। ये एक बीसीसीआई की पॉलिसी होती थी बहुत पहले, 2008 से पहले, जबकि वर्ल्ड कप, जबकि आपका आईपीएल नहीं था। मुझे बहुत ही वर्ल्ड कप सीखना है। तो पहली चीज तो यह, लेकिन क्या बीसीसीआई ये पॉलिसी को फॉलो कर रहा था? बीसीसीआई तो कभी भी नहीं। 2 के बाद अगर आप देखें, यूसुफ पठान से शुरू हुआ था और आपको सभी आईपीएल से आपने चुनने शुरू कर दिए लड़कों को। अब आज आप सडनली कह रहे हैं कि जय शाह जी को एक आपको सपना आया जो कि अब आप डोमेस्टिक खेलिए। कैसे खेलेंगे? महेंद्र सिंह धोनी 7-7 साल तक रणजी का एक मैच नहीं खेलते थे। उससे पहले सौरव गांगुली नहीं खेलते थे। उससे पहले आप क्या एक पूरा एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कि किसी ने डोमेस्टिक ही नहीं खेला। कितना ईशान शर्मा खेलते थे, कितना विराट कोहली कभी खेलते हैं जब खाली होते हैं? नहीं खेलते, क्योंकि आपने तरजीह ही नहीं दी इस चीज को। तो आज आप कह रहे हैं बहुत अच्छा वेलकम मूव है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा? जशा जी का जब सपना टूटेगा या कुछ और किसी और लड़के पे बात आएगी तो तब तो आप ये शायद चीज को नहीं कायम रख सकेंगे। इन 2 पर जो पर्टिकुलर गाज गिरी है, ये एक वेलकम स्टेप हो सकता था अगर ऐसा सभी के साथ होता। लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा ये बेचारे जो कहते हैं 2 किसी वजह से, फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस, और इन दोनों पर ये गाज गिरी है। तो फिलहाल देखते रहिए। बाकी बाय एंड लार्ज मुझे लगता है हर एक को ठीक ही मिला है। थोड़ा मुझे लगता है अभी भी अश्विन को और एक ग्रेड ऊपर रख सकते थे, क्योंकि आपके बेस्ट बॉलर है वो। लेकिन फिर वही है कि क्योंकि ये सिग्नल भी है आपकी तरफ से कि किसको आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अश्विन आपके लिए हमेशा बाहर बिठाने के लिए बहुत जल्दी उसी पर गाज गिरती है बजाय किसी और के। जी बिल्कुल। जिशान, आपका रुख करना चाहेंगे जिस तरह से इस अनुबंध में खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा श्रेयस अय्यर, जिन्होंने की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप के दौरान, उनको नहीं शामिल किया गया। क्या कोई खास वजह हो सकती है इसके पीछे? सिर्फ एक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना? नहीं, बहुत सारा चीज इशू हो सकता है। जैसे आपका बिहेवियर इशू भी हो सकता है, रेगुलर नहीं होना भी इशू हो सकता है, और जो टीम मैनेजमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपके बीसीसीआई के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम तक नहीं पहुंचती है। ये सभी वजह हो सकती है। मगर यहाँ ये एक अलग सी बात है कि जिस तरीके से इन लोगों ने अभी श्रेयस अय्यर और ईशान पे जो गाज गिरा है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक ही है। नहीं, ये हम जानते हैं कि बहुत पहले पीछे जैसे सर ने बताया कि धोनी का मिसाल दिया, गांगुली का, बहुत जितने भी लेजेंड क्रिकेटर है, जो एस्टेब्लिश क्रिकेटर थे पहले अपने जमाने में, वो कभी डोमेस्टिक क्रिकेट ध्यान देते ही नहीं थे। मगर हम लोग जो कोचिंग कराते हैं, करते हैं हम लोग, तो अगर ये ढूंढते नहीं, पहले डिस्ट्रिक्ट खेलेगा लड़का, डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मेंस पे स्टेट खेलेगा। जब ये सब चीजें नहीं मिल रही होती हैं तो उनको बहुत बेचैनी होती है। जब वो चीजें आसानी से हो जाती है, अब स्टेट खेलते हो तो डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू नहीं देते। जब डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल जाते हो तो फिर आपकी रहने की लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स को वैल्यू नहीं देते। अब इंडिया खेलते हो तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ देते हो। ये बहुत ही गलत बात है। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी थी किसी को,
और जो हुआ है ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लगातार ऐसे ही होता रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक मिसाल क्रिएट तो करनी ही थी। नितिन, आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से ये गाज इन दोनों खिलाड़ियों पर गिरी है, आगे तो आईपीएल हम देखेंगे ही, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप भी है, तो ये क्या कोई और विकल्प बीसीसीआई के पास नहीं था कि यही एक फैसला उन्होंने लिया और इन दोनों को अनुबंध से बाहर किया? देखिए साहिल जी, वैसे अगर ईशान और श्रेयस की बात की जाए तो टी20 सेटअप से तो कहीं ना कहीं ये दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उधर जायसवाल भी आ चुके हैं। ईशान का बीच में परफॉर्मेंस डाउन रहा था टी20 में, आप देखें ओपन करते हुए, और श्रेयस अय्यर की वैसे भी सेटअप में जगह बन नहीं रही थी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रिंकू का आना, उसके बाद जब सूर्या अवेलेबल हो जाएंगे, शिवम दुबे को भी हमने बीच में खेलते हुए देखा, और खुद कोच राहुल द्रविड़ ने जब श्रेयस को बाहर किया था तो यही बताया था कि भाई देखिए हमारे पास सेटअप में प्लेयर्स हैं। लेकिन जहां तक ये जो डिसीजन लिया इन दोनों के ऊपर के भाई इन्होंने नहीं बात मानी बीसीसीआई की, सिलेक्टर्स जब बोल रहे हैं, जयशा खुद बोल रहे हैं, उन्होंने खुद बोल दिया था कि देखिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि जब आप बोर्ड के अगेंस्ट जाओगे, जब आप सिलेक्टर्स के अगेंस्ट जाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है, और वही इन दोनों ने खामियाजा यहाँ पर भुगता। और टी20 वर्ल्ड कप से भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीम सेटल नजर आ रही है। ईशान टीम से वैसे ही बाहर हो गए थे, जायसवाल आ चुके हैं ओपनिंग करते हुए, उन्होंने अच्छा भी किया है, तो टी20 सेटअप में वैसे भी जगह नहीं बन रही थी, तो मेरे ख्याल से ये ठीक ही था, क्योंकि अगर आप बोर्ड के अगेंस्ट जाते हो तो आपको रेपरकशन जो है वो झेलने तो पड़ेंगे। जी, चंद्रशेखर लूथरा, आपका रुख करूंगा मैं। जिस तरीके से साफ तौर पर नितिन भारद्वाज भी कह रहे हैं कि ये जगह उनकी नहीं बनती थी, पर मैं ये चीज़ ज़रूर कहूंगा कि ईशान किशन जिस तरह के खिलाड़ी हैं, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उनके नाम है, और साथ साथ में हम अगर अय्यर की बात करते हैं तो उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस अपनी वर्ल्ड कप के दौरान दी थी, तो वो काबिल तारीफ थी। किसी भी भारतीय के एक अच्छी प्रदर्शनों में से एक प्रदर्शन था वर्ल्ड कप के दौरान मिडिल ऑर्डर में। तो क्या लगता था, क्या बीसीसीआई के पास कोई और विकल्प था इनको सीख देने का? देखिए, दो चीजों को कंफ्यूज मत कीजिए। जो नितिन कह रहे थे, नितिन को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कोई टीम सिलेक्शन की बात नहीं हो रही कि आपका टी20 में बनता था या टेस्ट क्रिकेट या कहीं पर। ये था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्लेयर को मिलता है, जो भी इस लेवल पर खेलने वाला था उसको मिलता है। तो पहली चीज इस कंफ्यूजन में मत जाइए कि इनकी जगह बनती है, वो टीम सिलेक्शन की बात है, वो सिलेक्टर्स देखेंगे। ये जो इनका कार्रवाई हुई है, ये दो ही रीजन से है। एक तो क्या सच में इस तरह की कोई डिसिप्लिनरी हो सकता है? मुझे नहीं लगता डिसिप्लिनरी वाला श्रेयस अय्यर के साथ है। उनके साथ प्योरली डोमेस्टिक या फिर जो इंटरनल जो आपकी अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है विद इन ड्रेसिंग रूम, उस वजह से हुआ है। अब रही दूसरी बात ईशान किशन की। क्या देखिए, बीसीसीआई एक बहुत ही जिसे कहा जाए एक बंद ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत जल्दी किसी को कुछ बताती नहीं है। उनके पास एंटी करप्शन ब्यूरो है जिसकी रिपोर्ट्स कभी बाहर नहीं आती। वहां के जो ऑफिसर्स रखे हुए 10-12 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पर, उनका सिर्फ एक काम है कि अगर किसी पे कोई इल्जाम लगे उसकी सफाई करनी है और उसको क्लीन चिट देनी है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स है कि बीसीसीआई में क्या हो रहा है इसका पता तो चलता नहीं। और जब से जय शाह साहब आए तो होम मिनिस्ट्री की तरह ही है कि अब आप फोन करके भी नहीं उनसे कुछ ले सकते। पहले वाले सेक्रेटरीज तो आपको रात को 12 बजे भी खबर दिया करते थे। तो क्या वजह है, ये बीसीसीआई को बतानी चाहिए। डोमेस्टिक में नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, ईशान किशन के मामले में मैं जितना बता सकता हूँ आपके चैनल में, इतना बताऊंगा कि ये प्योरली डोमेस्टिक नहीं है, ये कुछ और भी वजह है। एक रिपोर्ट बीसीसीआई के पास पड़ी हुई है, उस रिपोर्ट में क्या है ये बीसीसीआई को बताना चाहिए। मैं नहीं बता सकता क्योंकि आजकल केसेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी पर आपको, क्योंकि ये तो आपको मालूम है किस तरह का कि सल्तनत चलती है यहाँ पर। तो जय शाह साहब को किसी दिन सपना आएगा ऐसा भी नहीं है, मैं मानता हूँ ये वजह है, उस वजह को बताना चाहिए। बाकी इसीलिए मैं नितिन को बोल रहा था कि ये सिलेक्शन की कंफ्यूजन में मत जाइए। यहाँ पर इन दोनों की बनता था कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो सी ग्रेड होता, बी होता, ए होता, ए प्लस होता, उसमें नहीं जाते। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनता था कि ये इंडिया खेल रहे थे इस साल में भी और अभी फिर से खेलेंगे। ऐसा नहीं इनको दरकिनार कर देंगे। ईशान किशन पे अगर रिपोर्ट है, उनका करियर खत्म हो सकता है, जो एक सैड सिचुएशन हो सकती है। लेकिन बीसीसीआई को बताना चाहिए क्या है उस रिपोर्ट में, अगर वो रिपोर्ट है। और अगर रिपोर्ट नहीं तो खंडन करना चाहिए मेरी इस बात का, जो नहीं करेंगे कभी भी नहीं। जी, जीशान, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट से इन दोनों को बाहर किया गया है, वर्ल्ड कप आने वाला है, जून महीने में टी20 वर्ल्ड कप होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना क्या एक ये भी सिग्नल देता है कि ये टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात तो सही है कि कॉन्ट्रैक्ट से साइन को हटाना नहीं चाहिए था, वो आपके रेगुलर प्लेयर थे। आप मौका नहीं दे रहे हो, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके वो निशान बाहर बैठा है और श्रेयस अय्यर ने कंटिन्यू परफॉर्म किया है। तो ये तो क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता था कि उनको बाहर, इनके कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से उनको बाहर कर देना। ये अलग सी बात हो सकती है, कुछ इंटरनल कुछ होगा, जैसे सर ने बताया, ये कुछ और ही चल रहा है वहाँ बीसीसीआई में। और वो क्या चल रहा है वो हम लोग को पता नहीं है। एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कुछ बीसीसीआई और प्लेयर्स के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। ये हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ग्रेट अच्छे प्लेयर हैं, परफॉर्मर हैं, कंटिन्यू करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ईशान की टीम में काफी अच्छा परफॉर्मर है उसको। अभी श्रेयस अय्यर ने भी वर्ल्ड कप में लगातार परफॉर्म किया है ना। ये अलग सी बात है कि रिसेंटली उसको खेलने का मौका नहीं मिला या फिर किसी वजह से खेला नहीं, मगर परफॉर्मर है, ये हम लोगों ने देखा भी है। और उम्मीद ये भी करते हैं कि उनको इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। आपके पास टैलेंट है, तो टैलेंट के साथ साथ आपको जस्टिफाई भी करना चाहिए कि थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि घर में जो कमाओ पुत जो होता है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो वही है कि ये लड़के लोग ऐसे हैं जो परफॉर्मर भी है, अच्छे हैं, प्रूफ किया हुआ है। थोड़ा सा इन पे भरोसा करना चाहिए और थोड़ा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हर बड़े खिलाड़ी को थोड़ा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अपने ही लोग करेंगे, हम लोग जैसे ही लोग हैं जो बीसीसीआई हम लोग को बड़े क्रिकेटर को पालती है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। वरना कि ऐसा नहीं कि बीच मझधार में जब बुरा वक्त आता है तो बीच मझधार में छोड़ दे और उसने कहा कि तुम अपना देख लो, अपना देख ही लेंगे। ये बात गलत नहीं है। हिंदुस्तान में ये अलग सी बात है, हिंदुस्तान में एक टैलेंट की कमी नहीं है, एक के पीछे 10 लगे हुए हैं ना। मगर इसका मतलब ये नहीं, जो प्रूफ कर चुका है तो उसको आपको सपोर्ट करना ही चाहिए। और वर्ल्ड कप में तो मौका मिलना ही चाहिए। फिर से दोनों अच्छे क्रिकेटर है। नितिन, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से मैं खासतौर अय्यर की बात करूंगा, डोमेस्टिक खेलने का टाइम कब था उनके पास, क्योंकि जिस टाइम पर डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हुआ, रणजी ट्रॉफी शुरू हुई है, उस टाइम पे वो इंग्लैंड की सीरीज में इंडिया का हिस्सा थे, प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। और इंजरी, ऐसा बताया कि उनको इंजरी हुई है, तभी वो 2 टेस्ट के बाद तीसरे टेस्ट में नहीं दिखे। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जब इंडिया इंग्लैंड चलती सीरीज के दौरान सेकंड टेस्ट मैच के बाद हुआ, जब श्रेयस अय्यर ने बैक स्टिफनेस का टीम मैनेजमेंट को बताया कि मुझे बैक प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने जो है वो रिलीज कर दिया। लेकिन अगर देखिए बैक प्रॉब्लम थी श्रेयस अय्यर को, तो उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए। और पूरा विवाद यहीं से शुरू होता है कि जब मैनेजमेंट ने आपको बोला हुआ है कि अगर टीम में आपको वापसी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है वो खेलना पड़ेगा। बीच में ये भी हमने देखा, खबरें सामने आई कि भाई श्रेयस अय्यर जो है उन्होंने केकेआर का कैंप भी किया था। तो अगर बैक स्टिफनेस थी, उसके बावजूद अगर आप जाकर जो है वो पहले तो टीम मैनेजमेंट को बोलते हैं मैं नहीं खेल पाऊंगा, मेरी बैक प्रॉब्लम है, टीम आपको रिलीज कर देती है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हुए केकेआर के कैंप में हिस्सा बनते, क्योंकि वो केकेआर के कप्तान भी है, तो ऑब्वियसली अगर बोर्ड बोल रहा है आपको भाई बार बार के ठीक है फ्रेंचाइजी क्रिकेट अलग है, लेकिन आप बोल कर आए कि भाई मुझे इंजरी की शिकायत है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं खेल पाऊंगा, आपको रिलीज किया, तो या तो आप प्रॉपर रेस्ट लें, उसके बाद टीम इंडिया में वापसी के लिए देखना। अभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट है सामने, लेकिन सीरीज तो आपकी चल रही है, सीरीज का तो पार्ट थे। तो श्रेयस अय्यर मेरे ख्याल से जिस तरीके से अगेंस्ट गए ना, क्योंकि देखिए सडनली ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एक रूल आया आपका वो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स के लिए हो, वो सब प्लेयर्स के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई इन दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर हुई, जो रिसेंटली इन्होंने किया, जब बोर्ड बोल रहा है आपको, सिलेक्टर्स या जैसा बोल रहे हैं आपको, उसके अगेंस्ट आप कहीं ना कहीं काम या कहीं आपने उनका ऑर्डर नहीं माना, जो उन्होंने बात वो आपने फॉलो नहीं की, आप बोल कुछ रहे, सडनली आप कर कुछ रहे, तो इस वजह से रेपरकशन जो है वो श्रेयस अय्यर को झेलने पड़े। क्योंकि बीच में वो बोल के गए थे इंजरी का, उसके बाद जाकर उन्होंने कैंप खेला जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है, तभी सिलेक्टर्स जो है वो तिलमिलाए, उसके बाद क्या देखिए बोलकर गए कि इंजरी है, मुझे वहां पर कैंप का हिस्सा बन रहे हैं, वहां पर प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। तो शायद यही रीजन था कि श्रेयस अय्यर का भी, क्योंकि ईशान किशन के तो बहुत सारे इश्यूज, वो मेंटल फटीग बोलकर आए थे, फिर डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर भी उनकी बात हुई, कहीं डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं है, फिर कोच ने भी जस्टिफाई किया कि नहीं डिसिप्लिन का उनके ऊपर एक्शन नहीं है। पर श्रेयस अय्यर, क्योंकि ईशान बोलते ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ज्यादा काम हो रहा था ईशान किशन के ऊपर। बीच में जो श्रेयस अय्यर ने किया कि चलती सीरीज से इंजरी और उसके बाद जाकर कैंप का हिस्सा बना और फिर अब जाकर रणजी भी खेला, तो इस वजह से श्रेयस अय्यर के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जो एक्शन है वो भी। जी चंद्रशेखर लूथरा जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से इस बारी बीसीसीआई ने पहली बार ऐसा किया कि बॉलर्स की सूची अलग से एक तैयार की और उसमें
सब जितने नए बॉलर्स थे उनको शामिल किया गया, तो ये कितना अच्छा डिसीजन था और इसके पीछे क्या मंशा रहती हैं? देखिए, पहली चीज बीसीसीआई को जो करनी चाहिए, जो मुझे लगता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्लैरिटी है कि कौन सा प्लेयर क्या क्रिकेट खेलेगा। आज क्या है, इंडिया में तो ये पता ही नहीं। हार्दिक पांड्या को आप कप्तान हर जगह बनाना रहते हैं, वो कहते हैं मैं व्हाइट बॉल खेलूंगा, अब मैं ब्लैक रेड बॉल चेरी खेलूंगा ही नहीं। उनको फिर ए ग्रेड दे रहे हैं, उनको फिर बी ग्रेड में या तो रखना चाहिए। अब बीसीसीआई का वो वक्त आ गया है, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई है, आपको जो मैन मैनेजमेंट की है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पहली चीज आप क्लियर कीजिए कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये सेट ऑफ 30 प्लेयर्स हैं, इनमें ये 15 तो ऐसे हैं जो हर एक क्रिकेट खेल लेंगे, 15 इस तरह के प्लेयर हैं जो व्हाइट बॉल खेलेंगे। हम ऑन एंड ऑफ कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी में हम ऊपर बुला लेंगे, जैसे हार्दिक कई बार पड़ती है। तो आप इस कंफ्यूजन से हट जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जो नए प्लेयर्स को आप ला रहे हैं, नया प्लेयर्स को लाना बहुत अच्छी बात है। रिंकू सिंह जैसे बहुत एक्साइटिंग, मुझे कभी नहीं लगा था इतने बढ़िया प्लेयर वो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो ऐसे ही यशस्वी जायसवाल, सरफराज जी ने बता दिया कि आने वाला फ्यूचर है, ये लोग अगले 10 साल के बड़े क्रिकेटर हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई गलती चेतेश्वर पुजारा ने नहीं की थी, जिनके राने फॉर दैट मैटर शायद मुझे लगता है कि आउट ऑफ रिकॉग्निशन हो गए थे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा की ऐसी कोई गलती नहीं थी कि उनको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में न रखा जाता है। उन्होंने बल्कि आईपीएल पे तरजीह नहीं दी। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें, वो आईपीएल नहीं खेलते थे, काउंटी खेलने चले जाते थे, जिससे उनकी टेस्ट क्रिकेट की एक जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, वो एक अच्छे परिपक्व बैट्समैन बने रहे। उनको बाहर करना एक सिग्नल कहीं गलत सिग्नल है कि अगर आप सिर्फ T20 अपना टेस्ट क्रिकेट खेल लेंगे, आप बड़ा प्लेयर बनना चाहेंगे, तो आपके साथ इस तरह का सलूक होगा। रादर उनको एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में ए ग्रेड में रखना चाहिए था, एज ए रिवॉर्ड कि आपने इंडियन क्रिकेट की सेवा की। जब भी मौका मिलता था बाहर जाने पे, डिफिकल्ट पिचेस पे, आप दीवार बन करके खड़े हो जाते थे। आई डोंट नो, राहुल द्रविड़ हो, कुछ भी हो, मिस्टर वॉल तो इनको बोल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कभी भी इनका जो इनपुट है मुझे कभी ध्यान नहीं आता। और ये वही राहुल द्रविड़ जब ये खेलते थे, अगर याद हो, दिल्ली बैंक से जब चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमेटी थे, क्लियर कट आपको एक गाइडलाइंस थी कि अगर आप इंजर्ड होते हैं, आप कभी भी टीम से बाहर होते हैं, जाइए डोमेस्टिक खेलिए, डोमेस्टिक में चाहे एक मैच ही खेलिए, आपको मैच फिटनेस प्रूव करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इंटरनेशनल क्रिकेट मिलेगी। आज जब इन पर बारी आई है, जब कुछ पॉलिसी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग पॉलिसी है। बट ठीक है, ओवरऑल तो मैं कहा ना, जिस तरह से बीसीसीआई है, अंदर का किसी को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन ओवरऑल जो प्लेयर आए हैं, जिन प्लेयर्स को तरजीह दी गई है, कई अच्छे प्लेयर्स उनमें इंक्लूडेड है, एंड फ्यूचर इंडिया का वही देखते हैं। मैं रुक करूंगा अब जीशान जी का। जीशान, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 5 बॉलर्स को एक अलग सूची में शामिल किया गया है बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें एक नाम जो है उमरान मलिक का भी है, जिनको पिछले तकरीबन 1 साल से टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि वो बन सकते थे। उनकी जगह मुकेश कुमार को चांस दिया गया बहुत बार, तो उमरान मलिक को चांस नहीं मिला, पर उनको भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो उमरान मलिक के लिए आपका क्या नजरिया है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान अपने क्रिकेटर्स का ख्याल रखता है और कई सारी जगहों पे मिस्टेक भी करता है और ख्याल भी रखता है। मैंने कुछ दिन पहले ही बेंगलोर में देखा है, अभी कुछ दिन पहले गया था बेंगलोर, तो वहीं देखा कि उमरान वहां पे काम कर रहा है, अपनी क्वालिटी पे, अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें अभी अपकमिंग 6 मंथ में या फिर कहीं पर भी कोई ऐसा कुछ है जो स्पीड काम करना बाकी रह गया है। उसके बाद स्पीड है, नो डाउट, कोई हर कोई जान रहा है इसका स्पीड है, मगर एक्यूरेसी की जहां बात की जाती है, यहाँ पे लाइन लेंथ की बात की जाती है, डिफिकल्ट सिचुएशन की बात की जाती है, तो उमरान हमेशा भटकते हैं। तो हमारा दिखाते हैं, वनडे क्रिकेट के लिए भी तैयार किया है, ऐसे बहुत सारे लोग कोचेस हैं वहाँ पे जो उस पर काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि उमरान को कॉन्टेक्ट में रखा गया है। दूसरी बात, जिस तरह सबने बताया, पुजारा हमेशा निगलेक्टेड पर्सन रहा है इंडियन टीम के लिए। हमेशा वो संकट मोचन टाइप के होते हैं कि वो परफॉर्म करते हैं, आते हैं और उनको कोई नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर इसीलिए कि 1-2 लड़के हैं जो ऑप्शनल है, जो एक्सेप्शनल है, 1-2 लड़के आते हैं, परफॉर्म करते हैं और सडनली गायब हो जाते हैं। और कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो परफॉर्म बिना किए भी करते हैं, 5-6 मैच 10 मैच को मौका दिया जाता है। और कुछ ना कुछ ऐसा भी है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इंडियन टीम में करंटली उदाहरण है कि जो परफॉर्म करते, बहुत टाइम दिया गया, उसको मौका दिया गया और आने के बाद वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो परफॉर्म किए और इंडियन लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कैप्टन बने हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है और हम लोग सब लोग जानते हैं कि कौन लोग इतने क्वालिटी के मालिक हैं और उनको मौका देना ही चाहिए।
ये बात है मेरे नजर में। जी नितिन, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से उमरान मलिक को इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, क्या वो इंडियन टीम का हिस्सा बनने के लायक खिलाड़ी हैं? अगर हैं तो उनको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा अब तक? उन पे काम किस तरह से चल रहा है और किस तरह से तवज्जो देने की जरूरत है उनके ऊपर? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो टीम में आने के लायक नहीं है। आपको पता है कि उमरान मलिक को मौके भी दिए इंडियन टीम में, लेकिन उमरान मलिक जैसा जो टैलेंट है, जो रॉ पेस की हम बात करते हैं, जो उमरान मलिक अपने साथ स्पीड लेकर आते हैं, वो टैलेंट इंडिया में उतनी स्पीड 150 प्लस लगातार कंसिस्टेंसी से डालना नहीं मिलता है। बट उमरान मलिक उस पेस के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी अपने साथ लेकर आए, जो हमने आईपीएल में भी देखा है इंडियन टीम के लिए जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, कि वेवर्ड लाइन लेंथ की जो हम बात करते हैं, एक सटीक टप्पा की जो हम बात करते हैं, जो एक लाइन लेंथ की बात करते हैं, वहां पर उमरान मलिक कहीं ना कहीं लैक करते हुए नजर आए हैं और इसीलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट में डाला है। क्योंकि अभी देखिए आईपीएल आ रहा है, उमरान मलिक वहां पर खेलेंगे, आईपीएल के बाद आपने टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो अगर आईपीएल में उमरान मलिक अच्छा करते हैं, जहां आपका टी20 वर्ल्ड कप है, वहां की पिचेस जो है वो थोड़ी सी स्लो मानी जाती है वेस्ट इंडीज वगैरह में जहां खेलेंगे, तो उमरान मलिक जो है, क्योंकि रॉ पेस है, टैलेंट बहुत अच्छा है, थोड़ी सी लाइन लेंथ का हमेशा से प्रॉब्लम उनका रहा है, लेकिन उनको डाला इसीलिए गया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा इसीलिए गया है क्योंकि ये जो टैलेंट है वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर बीच में जो मौके नहीं दिए गए उनको, वो इसीलिए ताकि वो जाकर सीखें, डोमेस्टिक खेलें, आईपीएल खेलें, या जितनी भी वाइट की ट्रॉफीज है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो खेले, ताकि सटीक लाइन लेंथ विद अगर पेस हो जाएगी तो यार उमरान मलिक बहुत बड़े बॉलर बन सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आप बताएं चंद्रशेखर लोथा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छी बात की कि ये देखिए टैलेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है कि बीसीसीआई को ये समझना पड़ेगा कि आपका जो कोचिंग स्टाफ है उनकी ये जिम्मेवारी है कि जब एक बार लड़के को पकड़कर ऊपर लाया जाता है, चाहे उमरान मलिक हो, कोई भी हो, मुकेश हो, कोई भी, जब एक बच्चे को पकड़ के ऊपर लाते हैं, उसके बाद ये काम उस कोच का भी है, उस कोचिंग स्टाफ जो कि राहुल द्रविड़ जिसके हेड है, सरगना है, उनका भी ये काम है। सिर्फ टीवी पे देखना और कंप्यूटर पे बैठना ये सब काम नहीं होता। आपका काम है पर्दे के पीछे काम करना। जिस तरह से आप एमआरएफ अगर बॉलिंग बात करें, वहां से की जो एक कभी परंपरा चली थी, ज्यादा दिन चल नहीं पाई, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए, कहीं पर भी देखिए, जब पेस बॉलर्स को निकाला जाता है तो रॉ लोगों को पहले सेलेक्ट करते हैं, उन पर फिर उनको फाइन ट्यून किया जाता है, उसके बाद उनको लंबी रेस के लिए दौड़ाया जाता है। उमरान मलिक के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। उनको जब अगर कोई भी नया देखेगा तो लगता है कि वकार यूनिस की तरह कोई बॉल करता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या उस वकार यूनिस, जो इंडियन वकार यूनिस है, उन पर कोई काम किया गया? और अगर नहीं किया गया, ये प्रॉब्लम है इंडियन ड्रेसिंग रूम में। क्योंकि अगर किसी बैट्समैन को प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं विक्रम राठौर कैसे ठीक करेंगे, जिनको अपनी ऑफ स्टंप का नहीं पता था, दूसरे की ऑफ स्टंप कैसे ठीक करेंगे। ऐसे ही बॉलिंग में होता है कि जब आपके बॉलर को प्रॉब्लम है, या अगर आपको कोई नो बॉल ज्यादा कर रहा है, या अच्छे से बॉल लाइन लेंथ पर बॉलिंग का पीछे बैकअप ही नहीं है, सिर्फ फील्डिंग करा करके टीवी पर दिख करके, इससे आपकी जो है कंटिन्यूटी कभी नहीं बन पाएगी। आपको अच्छा कोचिंग स्टाफ एज ए अकाउंटेबल चाहिए होगा, जिसके अगर वो नहीं कर पाते, उमरान मलिक मान लीजिए 3 पैक ऑफ बॉलर्स हैं, 3 में से अगर 2 फेल होते हैं या 2 अच्छा नहीं कर पा रहे, तो कोचिंग स्टाफ को किक मार दीजिए ना, बाहर कर दीजिए। उनको किस लिए करोड़ों रुपए दिया जा रहा है, किसके सामने बिठाया जा रहा है? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो उमरान का आना बहुत अच्छा है, अभी उनको खिलाना और उनका यहाँ पर रुकना, क्या वो हो पाएगा? ये भी आने वाला वक्त। जी 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 शन, बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, चंद्रशेखर साहब को मैं बताना चाहूंगा कि जल्दी खत्म करना, टाइम कम है हमारे पास, तो जल्दी खत्म करना। हाँ, नहीं सर, जो आपने जो बताया जो रॉ टैलेंट को, तो अभी कुछ एनसीए में अक्सर जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं जो ऑफ सीजन में वहां पे जाते हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, कि वहाँ पे जितने भी सारी कोचिंग स्टाफ है, लक्ष्मण उनके हेड है वहाँ पे, वो सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। अलग अलग बॉलिंग डिपार्टमेंट है, विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, पूरा वहाँ पे सेटअप है और सब लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। और यानी कि न भी ऋषभ पंत का भी जो सारे भी जो काम चल रहा था कुछ दिन पहले, सब बेंगलोर में सारा कुछ लोग काम कर रहे हैं। मगर हाँ, ये अलग सी बात है कि और तवज्जो देने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है कि ओवरलोडेड का मतलब है कि इंजरी का भी चांस बहुत ज्यादा होता है। और हम लोग कब कितना ओवरलोडेड रहते हैं, खिलाड़ी कितना ओवरलोडेड होता है, कि कई लोगों को पता नहीं होता है, मगर इस पे काम करते हैं लोग। जी, लास्ट कमेंट नितिन भारद्वाज आपसे।
नहीं, देखिए, जहां तक उमरान मलिक जैसे पेसर्स की बात है, जो लंबी रस्सी देने की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूं यहाँ पर चंद्रशेखर सर से, क्योंकि उमरान मलिक के साथ वैसा नहीं देखा हमने। वो बीच में आए, वो खेले भी, इंग्लैंड में भी खेले, लेकिन आपको एक बॉलर को जो इतना टैलेंट है उसमें, उसके पास इतनी पेस है, उसको संभाल कर भी रखना पड़ता है। आपने एक आईपीएल सीजन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे टीम से बाहर निकाल दिया। शायद इस बार कॉन्ट्रैक्ट में सीधे शामिल किया गया है, आगे आईपीएल आ रहा है, अगर जाता है उमरान मलिक का तो इंडियन टीम में जो है वो दोबारा से वापसी के रास्ते खुल जाएंगे। धन्यवाद चंद्रशेखर लूथरा जी, आपका भी, और जीशान आपका भी, और नितिन भारद्वाज आपका भी। जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट जुड़े थे और अपने सुझाव साझा किए हमारे साथ, और वाकई ही अगर हम बात करते हैं उमरान मलिक की तो बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, पर उनको एक अच्छे मेंटर और कोच की ज़रूरत है, और हैं भी है उनके पास, तैयार किया भी जा रहा है, तभी बीसीसीआई ने उनको अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक सूची में शामिल किया है। फिलहाल स्पोर्ट्स के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।